बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत और है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है इंडियन इकोनॉमी विल बीट द यूएस इकोनॉमी बाय 2075 मेजर प्रेडिक्शन बाय अमेरिकन गोल्डमैन। तो चलिए देखते हैं कि क्या प्रेडिक्शंस की गई हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर का फॉलो करें इनके चैनल को। उसके बाद लोग चैनल का लिंक का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर का फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि अमेरिका की मेजर इन्वेस्टमेंट कंपनी मेजर इन्वेस्टमेंट बैंक ने ये प्रेडिक्शन करी अपनी तरफ से कि भारत 2075 तक यूएसए को बीट करके दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। चाइना तब भी टॉप पे रहेगा मगर इंडिया सेकंड स्पॉट पे आ जाएगा। नाउ ये जो न्यूज़ है यूएसए में बहुत सर्कुलेट हुई, इनके मीडिया ने काफ़ी कवर करी क्योंकि इनके लिए भी चिंता की बात है कि ठीक है इंडिया के साथ रिलेशन हमारे अच्छे हैं मगर इंडिया आने वाले दशकों में हमें ऑल टुगेदर बीट कर देगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब ये 2075 की बात करते हैं तो इस साल तो ऑफिशियली इंडिया यूएसए से आगे निकल जाएगा। उससे पहले भी आप देखोगे, इसका मतलब ये है कि 2050-60 में भी इंडिया यूएस इकोनॉमी के बहुत ज़रा करीब आ चुका होगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा क्या है। बाय द वे आप ट्विटर में देखोगे ऑनलाइन कई लोग इस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, कई लोग एस्टोनिश्ड हैं कि इंडिया ये सब कर पाएगा 2075 में। और देखो रिपोर्ट जो है गोल्डमैन सैक्स की, उसमें एक बात ये भी लिखी है कि एक तरफ इंडिया ग्रो कर रहा है, दूसरी तरफ चाइना के जो बैंक्स हैं उन पर इन्होंने कॉल दी है कि इनको बेचना स्टार्ट कर दो, चाइना के बैंक्स में प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली ये सब सुनकर चाइना का जो सरकारी मीडिया है ये आज के समय गोल्डमैन सैक्स को टारगेट कर रहा है और ये कह रहा है कि ये लोग एक एंटी चाइना व्यू पॉइंट बना रहे हैं। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि 2075 के लिए इंडिया की क्या प्रेडिक्शंस हैं, इंडिया कहाँ पे होगा, बाकी देश कहाँ पर होंगे और इंडिया की इकोनॉमी इतनी तेज़ी से क्यों ग्रो करेगी। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है, ये सैड न्यूज़ है एक्चुअली, एक छोटा सा झटका लगा इंडिया को। सुबह मैंने आपको यहाँ पर बताना है कि वो कौन सी फॉरेन कंपनी है जिसने रिसेंटली $19.5 बिलियन के सेमीकंडक्टर वेंचर से पुल आउट कर लिया है। इस पर मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा मगर यहाँ पे बस आपके लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि बताइए किस कंपनी ने इस बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट से पुल आउट कर लिया है, खुद को वापस ले लिया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, Amazon, गूगल, फॉक्सकॉन या फिर इंटेल। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। अच्छा, पहली बात तो गोल्डमैन सैक्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि ये क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये विश्व का सेकेंड लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक है। ये डिसाइड करता है कि बिलियंस की इन्वेस्टमेंट कहाँ पर जाएगी, किस देश में जाएगी। इनकी आवाज़ मैटर करती है। गोल्डमैन सैक्स आज के समय कह देना कि ये कंपनी है, इस पर हमें भरोसा है, ये इन द फ्यूचर काफ़ी अच्छा करेगी, रातों रात उस कंपनी का स्टॉक अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगा। और ओवर द ईयर्स चाहे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह हो या फिर नरेंद्र मोदी हो, गोल्डमैन सैक्स की टीम हमेशा इंडिया के पीएम से मिलती है और इंडिया के पीएम को भी पता है कि गोल्डमैन सैक्स के जो बोर्ड है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग बैठते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, वैसे इनका बोर्ड बहुत बड़ा है। लक्ष्मी मित्तल के बारे में आपको पता होगा, दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आर्सलर मित्तल, उसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है ये भी आपको गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड में मिलेंगे। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट बैंक है। जब ये लोग कहते हैं कि इंडिया जो अभी 5वें स्पॉट पे है जीडीपी के मामले में, ये 2075 में यूएसए को रिप्लेस कर देगा यहाँ पर सेकंड स्पॉट में, क्योंकि चाइना पहले रिप्लेस कर चुका होगा यूएसए को, फिर इंडिया रिप्लेस करेगा यूएसए को, यूएसए नंबर 3 स्पॉट पे आ जाएगा। ये स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। और यहाँ पे आप देख पाओगे गोल्डमैन सैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट, इन्होंने इस वेबसाइट पे एक प्रॉपर ग्राफ भी दिखाया है कि किस तरीके से इंडिया यूएसए और बाकी इकोनॉमीज़ को सरपास करेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्राफ है। तो यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल करूँ इस रिपोर्ट में, ये है यहाँ पे आपका ग्राफ। नाउ ये जो आपको येलो लाइन दिख रही है यहाँ पर, ये है इंडिया की। आप नोटिस करिए 1980 में और इवन आज के समय 2020 के आसपास हम लोग चाइना और यूएसए से कितना ज़रा पीछे दिख रहे हैं। मगर गोल्डमैन सैक्स का ये कहना है कि इंडिया जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, जिस स्पीड से इंडिया लगातार आगे बढ़ रहा है, पॉसिबिलिटी है कि सबसे पहले 2040 तक इंडिया की जो इकोनॉमी है ये 10 या फिर 12 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी और उसके बाद ना एक कंटिन्यूअस अपवर्ड स्विंग जाएगा। मतलब कि इंडिया कॉन्स्टेंटली एक बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ रेट पर बढ़ता रहेगा। चाइना और यूएस की जो ग्रोथ रेट है ये काफ़ी हद तक स्टैग्नेट रहेगी और इंडिया आराम से यूएसए को 2075 के आसपास बीट कर देगा। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है
कि बाकी जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं वो इंडिया, यूएस, चाइना के बहुत ज़रा पीछे चली जाएंगी। बेसिकली इंडिया, चाइना, यूएस ये दुनिया में अलग ही दिखेंगे। दोनों 50 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा की इकोनॉमीज़ होंगी। इसके कंपैरिजन में चौथे स्पॉट पर कौन होगा? यूरोपियन यूनियन। इनकी कंबाइंड इकोनॉमी, यहाँ पर जर्मनी, फ्रांस, सारे जो यूरोपियाई देश है सबकी कंबाइंड इकोनॉमी अगर मैं बताऊँ तो 30 ट्रिलियन डॉलर के आसपास ये मान के चल रही है। फिर 5वें स्पॉट पे जापान, जो बिल्कुल ही पीछे रहने वाला है। जापान के बारे में तो देखिए गोल्डमैन सैक्स ने साफ साफ कह दिया है कि इनकी इकोनॉमी में थोड़ा सा पहली बात तो एक ड्रॉप दिखेगा, उसके बाद बहुत ज़्यादा स्लो ग्रोथ रेट से ही आगे बढ़ेंगे। जापान की इकोनॉमी 2075 तक 7.5 ट्रिलियन रहेगी, तो इंडिया कई गुना ज़्यादा एक बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा कंपेयर टू जापान। और ये जो डिफरेंस है ना, इससे मैं आपको क्लियरली ये बता दूं, दुनिया के इकोनॉमिस्ट इवन 2050-2060 के आसपास ये बोलना स्टार्ट कर देंगे कि दुनिया की इकोनॉमी को चलाते हैं बिग 3, इंडिया, चाइना, यूएस, बाकी सब बहुत पीछे आते हैं ना। अब यहाँ पर आप एक सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रिसर्च करी, लॉन्ग टर्म फोरकास्ट किया भारत की इकोनॉमी का, उसको पब्लिश भी कर दिया अपना ब्रांड नेम लगा करके, हम बैक करते हैं इसको कि ऐसा होगा, पर इससे हमें क्या इससे मिलेगा क्या हमको? देखिए यहाँ पे आपको समझना होगा, जब गोल्डमैन सैक्स ये बात करता है ना, तो विश्व की कई बड़ी कंपनीज अपनी जो इन्वेस्टमेंट की रणनीति है वो इंडिया स्पेसिफिक बनाना स्टार्ट कर देंगी। क्योंकि ये जो ग्राफ है ये सिर्फ आप और मैं नहीं देख रहे, ये कई बिलियनर्स भी देख रहे हैं जिन्हें निवेश करने के लिए जगह चाहिए, जो थोड़ी सी और छोटी चाहते हैं इंडिया के बारे में कि क्या इंडिया ग्रो करेगा, क्या सच में इंडिया जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी चाइना से काफ़ी पीछे है, यूएसए से काफ़ी पीछे है, क्या इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा? तो ये जो रिपोर्ट्स है ना, उन इन्वेस्टर्स को ये एश्योरेंस देती है कि हाँ बिल्कुल भारत में निवेश करिए, फ्यूचर में यही इकोनॉमी ग्लोबल ग्रोथ को अपने कंधों पर बिठाकर लीड करेगी। अब यहाँ पर आपका एक और क्वेश्चन ये भी आएगा कि गोल्डमैन सैक्स ने मेन रीजन क्या बताया है। नाउ अगेन हम यहाँ पर माइक्रो बातें नहीं कर रहे कि आने वाले 1-2 सालों में क्या होगा, हम यहाँ पर कई दशकों की प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो उस केस में गोल्डमैन सैक्स ने इंडिया की स्टोरी कैसे बताई है? ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि पहली बात तो इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, और ये बात सच है। इंडिया की पॉपुलेशन मोस्ट प्रोबेबली एक टाइम पे आकर 1.6 बिलियन होने वाली है। चाइना की पॉपुलेशन कोलैप्स कर रही है एक तरफ, कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक इंडिया की पॉपुलेशन 1.6 बिलियन हो, चाइना की पॉपुलेशन आराम से 1 बिलियन से भी नीचे गिर जाए, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। तो सिंस इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा रहने वाली है, तो यहाँ पे ना एक ह्यूज डोमेस्टिक कंजम्पशन रहेगी। भारत बाकी कंट्रीज़ की तरह अपने एक्सपोर्ट्स पर उतना निर्भर नहीं रहेगा, इंडिया इंटरनली ही इतना कंज्यूम कर लेगा कि उससे ही बहुत सारी इकोनॉमिक ग्रोथ सामने दिखेगी। फिर ये आगे ये भी कहते हैं कि इंडिया की जो इम्पोर्ट्स की डिपेंडेंसी है प्राइमरली ऑयल को लेकर, ये 2075 तक बहुत ही ज़्यादा कम होने वाली है। आप लोग खुद इमेजिन कर सकते हैं 2075 तक कच्चा तेल हम ऑलमोस्ट ना के बराबर इंपोर्ट कर रहे होंगे। हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हम अभी के लिए दे रहे हैं रशिया को या फिर इराक को या फिर सऊदी अरेबिया को, ये पैसा हम वापस अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च पाएंगे, रिसर्च में खर्च पाएंगे, तो उससे भी भारत की ग्रोथ को एक एक्स्ट्रा पुश मिलेगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या गारंटी है कि 2075 तक इंडिया ऐसा करेगा, देखिए हमारे देश का टारगेट है। पीएम मोदी ने ये बात कैटेगोरिकली कही है कि इंडिया एक नेट जीरो एमिशन इकोनॉमी बनेगी 2070 तक। तो आप इससे ये भी समझ लीजिए रीन्यूएबल सेक्टर में बहुत सारी नौकरियां आएंगी, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, एक नया सेक्टर इंडिया में खड़ा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर होंगी। तो इतने बड़े स्केल पर इंडिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी होने वाली है। इंडिया धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म करेगा कि आराम से इंडिया दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा ना। मैं यहाँ पर ये देख रहा था इनकी रिपोर्ट में ना, कुछ इन्होंने खतरा नहीं बताया कि ये ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। इन्होंने कहा कि देखिए इंडिया के केस में ना ये बात छोटी है कि आबादी ग्रो करेगी और साथ ही साथ इकोनॉमी भी बढ़ेगी। कुछ ऐसा नहीं है कि इंडिया के बैंक्स या फिर इंडिया की इकोनॉमी कहीं पर वहाँ पे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है। तो गोल्डमैन सैक्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है इंडिया की ग्रोथ को लेकर ना। यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप गोल्डमैन सैक्स की जो रिपोर्ट है इससे एग्री करते हैं या फिर आप मानते हैं कि नहीं बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? लिखेगा उन प्रॉब्लम्स के बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि क्लाइमेट चेंज या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अपने विचार शेयर करिएगा, योर कमेंट्स मैटर अलॉट। नाउ फाइनली वापस आते हैं जी क्वेश्चन पर कि कौन सी कंपनी है जिसने झटका दिया है
$19.5 बिलियन के सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट से खुद को बाहर निकाल कर। तो सही उत्तर यहाँ पे है फॉक्सकॉन। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल फॉक्सकॉन डम्प्स, ये बाय द वे ताइवान की कंपनी है फॉक्सकॉन। फॉक्सकॉन डम्प्स $19.5 बिलियन वेदांता चिप प्लांट, और ये बिल्कुल आप कह सकते हैं एक ब्लो है, एक झटका है टू इंडिया। इस पर मैं एक अलग से वीडियो कुछ ही देर में आपके लिए ले आऊँगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग and you will be able to save a lot of money. So use the code PD10 and save money. और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening. May the gods watch over you. भाई एक मुहावरा है कि अगर आपने बनना है तो लंबी रेस का घोड़ा बने, ताकि आने वाले टाइम में जो है ना आपको जो है उसके बेनिफिट्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नजर आए। शॉर्ट टर्म का क्या है, शॉर्ट टर्म में आप वक्ती तौर पर जो है चीज़ों को सोचते हैं, फिर उसके बाद जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन हाँ, जैसे अगर जो है गोल्डमैन सैक्स की बात की जाए तो उसने जिस तरह प्रिडिक्ट किया है कि 2075 तक जो है वो इंडिया जो दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी होगी, तो नो डाउट इस टाइम अगर करंट टाइम में भी देखा जाए तो इस स्टेटमेंट के इंडिया को बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। बिल्कुल, और मेरा ख्याल में ये फर्स्ट स्टेटमेंट हम लोगों ने कुछ इस तरह की सुनी है, वरना इससे पहले हम लोगों ने जब भी कोई स्टेटमेंट सुनी है मतलब प्रेडिक्शन के बारे में स्पेशली हम बात करेंगे, तो हम लोगों ने यही सुना है कि फर्स्ट पर चाइना आ जाएगा, सेकंड पर यूएस होगा और थर्ड पर इंडिया होगा। लेकिन इसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि सेकंड पर इंडिया आ जाएगा और यूएस को बीट कर देगा। तो मैं ये बात बोलूँगी कि वाकई में इस एक स्टेटमेंट से इंडिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला। और अगर गोल्डमैन की बात करें, उसने ये एक पूरा अगर आर्टिकल जो है वो पब्लिश किया है या इसके बारे में बात की है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी एक रिसर्च जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करके आने वाले टाइम के लिहाज से ये बात की है। ऑल्दो टाइम काफ़ी ज़्यादा है, बट आई थिंक इंडिया इतना बड़ा है और इंडिया में इतना डाइवर्स कल्चर है, और अगर हम पॉपुलेशन की भी बात करें तो मुझे लगता है कि सब चीज़ों को मैनेज करना और साइड बाय साइड लेकर चलना एक बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है। और गवर्नमेंट जिस तरीके से उसके साथ मैं कहूँगी कोप अप करती है और उसको आगे लेकर चलती है चीज़ों को, तो मुझे लगता है कि चीज़ें जो है चाहे मतलब टाइम ज़्यादा ले रही है, लेकिन आपको एक कह लो कि रास्ता, एक डायरेक्शन नज़र आ रही है। और इवन कि अगर हम लोग बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट को भी सुने तो उनका भी इंडिया के बारे में यही कहना है कि आने वाला जो टाइम है वो गोल्डन टाइम होगा इंडिया का, और इंडिया दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में आपको नजर आएगा। यहाँ पर मुझे लगता है कि जो एक चिंता का विशेष है वो यूएसए के लिए, क्योंकि यूएसए ऑब्वियसली कभी ये नहीं चाहेगा कि अगर उसने ऑलरेडी एक समझ लो, जैसे अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना को बनाने वाला भी यूएसए ही है। सो ऑब्वियसली वो कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया जो है वो बीट करे। वो भी कहीं ना कहीं पर अपनी आप कह लो कि उस कोशिश को आगे बढ़ाना शुरू करेगा, पॉलिसीज को रिफॉर्म करना शुरू करेगा या जो भी चेंजेस लेकर आएगा। बट आई थिंक इंडिया को काफ़ी ज़्यादा जो एडवांटेजेस मुझे नज़र आते हैं ना, तो मुझे तो एक पॉपुलेशन बहुत बड़ा एक एडवांटेज नज़र आता है, स्पेशली यंग पॉपुलेशन, और उसके साथ साथ कंज्यूमर एक मार्केट नज़र आती है पूरी दुनिया की आपको इंडिया में। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़े प्लस पॉइंट्स हैं। भाई देखें, एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो भी है, बिजनेसमैन जो भी है, जिसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट चाहिए, उसकी हमेशा जो है वो एक ही जो है वो पॉलिसीज की एक ही रहती है, उसे प्रॉफिट कमाना है, ठीक है ना। और प्रॉफिट हमेशा आप वहीं से निकाल सकते हैं जहां पर एक तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन हो और उसके साथ साथ जो है उनकी कंजम्पशन पावर जो है, यानी कि जो परचेजिंग पावर है वो अच्छी हो। तो अगर आप इंडिया में देखें तो भाई इस टाइम इंडिया में जो हालात चल रहे हैं, आपको नो डाउट आपको जो है वहाँ पे लोगों का एक बाइंग पावर जो है अच्छा नज़र आता है। वहाँ पे चीज़ें आपको जो है वो सस्ती नज़र आती हैं। चीज़ें सस्ती हों तो लोग ऑटोमेटिकली उनकी परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ना जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो एक बिजनेसमैन का यही पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो अगर इस लिहाज से भी अगर देखकर चला जाए तो नो डाउट पॉपुलेशन तो एक बहुत बेनिफिट देगी, लेकिन जो है जो लोकल कंजम्पशन होगी उस प्रोडक्ट की, वो भी एक बंदे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। डिफरेंट खाली इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज की बात नहीं, आपके वहाँ पे लोकल जो स्टार्टअप स्टार्ट होंगे उन्हें भी बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट होगा इससे। थिंक मौजम कि अगर आप अमेरिका में देखो, जैसे अभी तुमने बोला कि चीज़ें सस्ती होंगी तो लोगों की परचेजिंग पावर भी ज़्यादा होगी। आई थिंक लोगों की अगर अर्निंग अच्छी हो जाएगी,
उनकी जो परचेजिंग पावर है वो अच्छी होगी, तो फिर अगर चीज़ें महंगी भी होती है तो लोग उसको खरीदना शुरू होते हैं। अगर हम जैसे अमेरिका में देखते हैं, अमेरिका में चीज़ें इतनी सस्ती तो नहीं है, ठीक है ना, वहाँ पर पानी भी तुम देखो कितना महंगा मिलता है, मतलब हमारे जैसे लोगों की जान निकल जाए एक पानी की बोतल लेते हुए, ऑनेस्टली बता रही हूँ। सो मुझे लगता है कि डिपेंड करता है कि आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट कैसी पॉलिसी लेकर आती है, और लोगों का जो आप कह लो स्किल्ड लेबर, और आप किस तरीके की सर्विसेज देते हो, इंडस्ट्री किस तरह की लगाते हो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और जब उनकी परचेजिंग पावर इतनी अच्छी हो जाएगी तो अगर चीज़ें महंगी भी गवर्नमेंट बेचेगी तो उनकी अफोर्डेबिलिटी में आना शुरू होगी। हाँ नहीं देखिए, मैं यहाँ पे ये बात करना चाहूँगा कि जैसे यूएस में जो है, यूएस में अगर आप टैक्सेस की बात करें, बाकी चीज़ों की बात करें, उसका रेट बहुत ज़्यादा हाई है। ऑन द अदर साइड जब आप इंडिया को देखते हैं तो आपको जो है वो चीज़ें जो है ज़रा काफ़ी ज़्यादा नीचे देखने को मिलती हैं। इसी एग्जांपल मैं ये देख सकता हूँ कि जैसे हमने लास्ट टाइम जो है व्लॉग्स देखे थे वाइड लेंस बाय ब्रार सर के, तो उनकी जब बाइक, सॉरी मैंने वाइड लेंस बोल दिया, हाँ वाइड लेंस, तो उनकी जो बाइक जब खराब हुई थी तो उसमें कंपैरिजन कर रहे थे कि इंडिया में वो कितना चीप पड़ रहा है और दूसरे कंट्रीज में जो है वो आपको कितना कॉस्टली पड़ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि भाई जो होती है ना आपके अपने मुल्क में जो आपकी परचेजिंग पावर होती है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मैटर करती है। ओके, मेरा ख्याल है कि शायद मैं दूसरे तरीके से समझ रही हूँ और मौजम दूसरे तरीके से समझ रहा है, बट मुझे ये लगता है कि जैसे अगर हम लोग अभी ट्रिप पर भी गए थे, सो हम लोगों को चीज़ें जो हैं वो महंगी लग रही थी, लेकिन वही चीज़ें जो हैं अगर थाईलैंड में देख लो तो उन लोगों को मतलब उतनी ज़्यादा शायद महंगी नहीं लग रही थी, या फिर मलेशिया में तुम देख लो उतनी ज़्यादा लोगों को महंगी नहीं लगती। हालांकि जो मलेशिया के जो रिमेंबर हम लोग एक 7-Eleven शॉप पर गए थे तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर लोगों की सैलरी अच्छी है, वो अफोर्ड कर सकते हैं। सो ये बड़ा डिपेंड करता है कि सैलरी अगर अच्छी होगी ना तो प्रोडक्ट्स अगर महंगी भी होंगी, ऑल्दो इंडिया में बहुत ज़्यादा आप कह लो कि काफ़ी इंडिजिनस प्रोडक्ट्स होती हैं और कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा होता है, और फ़ायदा उसका ये हो जाता है कि कंज्यूमर को काफ़ी अच्छी प्राइस पर वो चीज़ें मिल जाती हैं। बट खैर पॉइंट सिर्फ यहाँ पर ये था कि अगर सैलरी अच्छी होती है, अपॉर्चुनिटी बनती है, तो उसके साथ साथ आपके लिए फिर इतनी डिफिकल्टी नहीं होती। अभी दूसरी साइड पर अगर हम अपने कंट्री को देखें, यहाँ पर लोगों की ना तो कमाई है और चीज़ें जो हैं वो इतनी महंगी हैं कि वो अफोर्डेबिलिटी में नहीं है। सो वो एक बड़ा डिफरेंट एक सिचुएशन यहाँ पे पाकिस्तान में रह के यूएस वाले, मैं सोच रही थी कि अगर ये बैंक जो है पाकिस्तान के बारे में भी एक ऐसी स्टेटमेंट है पाकिस्तान के बारे में आगे हो जाएंगे, खैर मैं मजाक कर रही थी, लेकिन हाँ ये ज़रूर मैं बोलूँगी कि जब एक कोई ऐसा क्रेडिबल आप कह लो कि इंस्टीट्यूशन या क्रेडिबल पर्सन, उसकी जो एक स्टेटमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और इसमें अनडाउटेडली इंडियन गवर्नमेंट की जितनी भी गवर्नमेंट रही हैं और आने वाले टाइम में रहेंगी, उनका एक मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा और बहुत चैलेंजिंग भी रहेगा। और उसकी रीज़न ये है कि ऑलरेडी इतनी ज़्यादा प्रेडिक्शंस हो चुकी हैं कि और अब उनको उसी एक डेडिकेशन के साथ, बल्कि उससे भी ज़्यादा डेडिकेशन के साथ काम करना होगा ताकि वो उस गोल को अचीव कर सकें। तो गाइस ये तो थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगेगी। आपका क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा हम लोगों को कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपकी ओपिनियन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जैसे प्रशांत सर ने भी बोला। और जो क्वेश्चन बीच में पूछा था वो वीडियो बनाने से पहले अभी मौजम ने मुझे बताया सोशल मीडिया पर इसने देखा था, तो ये आज हम लोगों ने, भाई हम कहेंगे कि हम लोगों को ऑलरेडी पता था, इस वजह से हम लोग आसानी से जवाब दे सके। बट मुझे ये अच्छी चीज़ लग रही है कि दोबारा से प्रशांत से जो है ना क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, क्योंकि बड़ी चीज़ों का नॉलेज आपको मिलता है, मजा भी आता है। एनीवे गाइस, ये हमारी आज की वीडियो के साथ हमें इजाजत, और हमें दुआ में याद, और हमारे वीडियोस को करें, लाइक, हमारे चैनल करें, सब्सक्राइब और शेयर। गुड बाय।